Hello everyone. Today I am going to start the first chapter of geography, that is resource and development. So without wasting much of the time, let's get started. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Can be termed as a resource. So basically यहाँ पे ये बताया गया है कि रिसोर्स होता क्या है। जो भी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकती है पर सिर्फ जब जब हम उन्हें टेक्नोलॉजी से यूज कर पाए, वो इकोनॉमिकल हो और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करता है। अब आते हैं इस पार्ट पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन एक टीम की तरह काम करते हैं। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि हम हमारे आसपास जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो सके। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब ये जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये इन कुछ बेसिस पे क्लासिफाइड है। लाइक फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि फर्दर क्लासिफाइड है बायोटिक एंड अबायोटिक। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो कि फर्दर क्लासिफाइड है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो कि फर्दर क्लासिफाइड है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि फर्दर क्लासिफाइड है पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब यहाँ पे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, एंड इनका फर्दर क्लासिफिकेशन शो करा गया है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज हमारे जीने के लिए और अच्छी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले लोग सोचा करते थे कि रिसोर्सेज तो नेचर का फ्री गिफ्ट है, इसलिए उनका बिना सोचे समझे यूज करते थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का खत्म हो जाना। सेकेंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज सिर्फ सोसाइटी के कुछ हाई क्लास लोगों के द्वारा ही यूज करा जाए। एंड द थर्ड वन इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका मतलब है बिना लिमिट के रिसोर्सेज का यूज करें। देन हम इस पार्ट पे आते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। सो अब ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। Sustainable economic development means the development that should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. अब ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, एंड इस डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर जनरेशन जो हमारा आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी वो भी ताकि कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे एक अर्थ समिट के बारे में दिया गया है, एक मीटिंग के बारे में दिया गया है जो 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स के बीच में हुई थी ब्राजील में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के जो ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने एक एजेंडा पे काम करा था जो कि था एजेंडा 21। सो यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एजेंडा 21 आखिर था क्या। Agenda 21 is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its local Agenda 21. अब यहाँ पे ये इस एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कैसे अचीव कर सकते हो इसके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट का कुछ एजेंडा 21 होना चाहिए। अब आते हैं इस टॉपिक पे रिसोर्स प्लानिंग।
Planning is a widely accepted strategy for the judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो रिसोर्सेज का सही और सोच समझ के यूज करने के लिए हेल्प करती है। इंडिया जैसे देश में जहाँ बहुत अलग अलग रिसोर्सेस हैं, बहुत अलग अलग रीजन्स में, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस पार्ट पे। कुछ जगह पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है बट कुछ चीजों की कमी नहीं है। जैसे कि इस पार्ट में दिया गया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी मिनरल्स और कोल में रिच है। अरुणाचल प्रदेश पानी में काफी रिच है बट इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी स्ट्रांग है पर पानी की कमी है। एंड लद्दाख कल्चर रिच है पर पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स की शॉर्टेज है। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। Resource planning in India is a very complex problem which involves generally 3 points. First is identification and invention of resources across the across the regions of the country. मतलब कि रिसोर्स का पता लगाना और उनकी लिस्ट बनाना। Second is evolving a planning structure endowed with appropriate technology. Planning structure बनाना proper technology का use करके। And the third one is matching the resource development plans with the overall national development plans. Like plans को मैच करना, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन कर। अब आते हैं इस पार्ट पे। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. Resources किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है एंड यहाँ पे ये बताया गया है कि हिस्ट्री में, पास्ट में कैसे जो हमारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो कैसे हमारे यहाँ से अट्रैक्ट होते थे। हमें हिस्ट्री से ये पता चलता है कि कॉलोनीज जो पास्ट की कॉलोनीज हुआ करती थी उनमें रिच रिसोर्सेस खाली फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करते थे और वो उन्हें हाई लेवल टेक्नोलॉजी के कारण उन्हें एक्सप्लॉइटली यूज भी कर सकते थे। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस पर। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस में गांधी जी ने एक सेंटेंस के थ्रू एक बात कही थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज नीड। इसका मतलब है कि रिसोर्सेस सबकी नीड के लिए काफी है पर किसी की ग्रीड के लिए। उन्होंने ग्रीडी लोगों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइटिव यूज को ग्लोबल रिसोर्स डिप्लीशन का मेन रीजन बनाया। अब आते हैं इस पार्ट पर। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन का सिस्टमेटिक आइडिया दिया। 1974 में स्मूचर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी ने जो सेंटेंस बोला था और गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको दोबारा हाईलाइट करा। एंड 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो बाद में आर कॉमन फ्यूचर बुक में पब्लिश हुआ और 1992 के अर्थ समिट में भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हुआ। अब आते हैं लैंड रिसोर्स के टॉपिक पे। We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, however, and etc. transport and communication systems, etc. अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो लैंड है वो किस तरीके से डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड है एंड कैसे डिवाइडेड है। हम जमीन पे रहते तो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारी है, हम यहीं पे करते हैं और अलग अलग तरीकों से यूज भी करते हैं। इसलिए लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये हमें नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सपोर्ट देती है। पर क्योंकि लैंड लिमिटेड है इसलिए इसे केयरफुली प्लान करके यूज करना चाहिए। जैसे कि इस चार्ट में हमें शो करा गया है कि जो एरिया ब्लू रीजन से कवर्ड है वो 43% है एंड वो प्लेन्स का एरिया है। जो एरिया
ये डार्क पिंक कलर से हाईलाइटेड है, वो 30% है एंड वो माउंटेन्स के लिए। एंड द दिस पीच कलर इज 27% एंड इट इज फॉर प्लेट्यूज। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये बताया गया है कि इन प्लेन्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज का यूज किसके लिए आता है। जैसे प्लेन्स का आता है फार्मिंग और इंडस्ट्री के लिए, माउंटेन्स का आता है रिवर्स का पानी सप्लाई करने के लिए, टूरिज्म के लिए और इकोलॉजी के लिए। एंड प्लेट्यूज का यूज आता है मिनरल फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट में रिच होने के कारण। अब आते हैं इस टॉपिक पर, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, लाइक द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इसके लिए यूज आता है जहाँ नेचुरल ट्रीज और वाइल्ड लाइफ होते हैं। सेकेंड इज land not available for cultivation. It is further divided into two, that is barren and wasteland, and the other one is non-agricultural land. Third one is other uncultivated land, that is divided into three parts: permanent pastures and grazing land, miscellaneous tree crops, cultivable wasteland. Fourth one is fallow land, that is further divided into two: current fallow and other than current fallow. And the last one is net sown area, NSA, जहाँ क्रॉप्स उगाई और हार्वेस्ट की गई। अब हम आते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and traditions, etc. लैंड का यूज डिसाइड होता है फिजिकल फैक्टर्स पे, लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, और ह्यूमन फैक्टर्स पे भी, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी लेवल, कल्चर, ट्रेडिशन, और दोनों से। अब यहाँ पे दिए गए नीचे वाले पार्ट में ये बताया गया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पर लैंड का यूज जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास वो सिर्फ खाली 93% का ही अवेलेबल। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार। नेट जोन एरिया का जो पैटर्न है काफी स्टेट्स में अलग है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में 80% लैंड कल्टिवेटेड है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार में खाली 10% है। अब इस पार्ट में ये दिया गया है कि फॉरेस्ट एरिया भी रिक्वायर्ड 33% से काफी कम है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग। एंड इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, परमानेंट पैस्चर लैंड भी कम हो गया है, एंड जो कि अदर देन करंट फैलो जो लैंड था वो तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती है, उनका कल्टीवेशन कॉस्ट भी हाई होता है। अब हम आते हैं नीचे वाले पार्ट में, land degradation and conservation measures. 95% of our basic needs for food, shelter, and clothing are obtained from land. अब जो हमारा 95% जो भी हमारा काम होता है वो इसी के लैंड के थ्रू ही अवेलेबल होता है। और लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड को डिग्रेड कर दिया है और नेचुरल डैमेज का पेस भी बढ़ गया है। अब यहाँ पे कुछ लैंड डिग्रेडेशन के कुछ मेन कॉजेस दिए हुए हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग के लिए ट्रीज काटना, इसके एग्जांपल है झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा। एंड ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स का ज्यादा चलना, जैसे कि इसके एग्जांपल है गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज करना, जैसे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी। माइनिंग स्कार्स एंड डस्ट, जिसका लाइमस्टोन कैल्साइट ग्राइंडिंग से जो डस्ट सेटल होकर वाटर इनफिल्टर करती है उसको बोलते हैं। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स। अब इनके जो कुछ सॉल्यूशंस थे वो दिए गए हैं इस पार्ट। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि यहाँ पे जो दिए गए कुछ सॉल्यूशंस हैं उनमें से फर्स्ट है एफोरेस्टेशन और ग्रेजिंग का प्रॉपर कंट्रोल। सेकेंड है एराइड एरियाज में सैंड ड्यून्स को थॉर्नी बुशेस से स्टेबलाइज करना। एंड द थर्ड वन इज वेस्ट लैंड का प्रॉपर यूज करना, माइनिंग कंट्रोल
करना और ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट का सेफ डिस्पोजल। अब हम आते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक पे। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये प्लांट्स के ग्रो होने का मीडियम है एंड अर्थ पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सपोर्ट करती है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है जो बनने में लाखों साल लगाती है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर डेप्थ तक। Various forces of nature, such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc., contribute to the formation of soil. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए थे जिनसे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल के पास कुछ ऑर्गेनिक एंड कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। On the basis of factors all responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types. अब soil का जो classification है वो बहुत सारे factors पे depend करता है, जैसे soil का formation, color, thickness, texture, age, उनकी chemical and physical properties आखिर क्या है। अब आते हैं हम next topic पे, that is classification of soil. इसमें first है alluvial soil. Alluvial soil is the most widely spread and important soil. Alluvial soil सबसे important and बहुत इंडिया का बहुत सारा पार्ट alluvial soil ही कवर करता है। In fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil. Entire जो आपका northern plain है वो alluvial soil ही contain करता है। And इसके जो deposited होते हैं वो तीन जगह से आते हैं, तीन हिमालयन रिवर से आते हैं जिनका नाम है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब ये जो सॉइल होते हैं ये राजस्थान और गुजरात में भी थोड़ा बहुत पार्ट कवर करते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इस सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले के वेरियस proportion में प्रेजेंट रहता है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial and new alluvial. The Bangar soil has high concentration of kankar nodules than the khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangar. अब बंगाल जो होता है वो सॉरी बेंगल जो सॉइल है वो पहले की पुराना जो एलुवियल सॉइल है उसे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बड़े बड़े पत्थर अवेलेबल होते हैं। एंड खादर जो होता है वो रिसेंटली लाइक फ्रेश नया सॉइल होता है जिसमें एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड वो क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत सुटेबल होता है। अब इसमें कुछ जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ दिए गए हैं, पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट। एंड ये किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स ग्रोथ। अब हम आते हैं ब्लैक सॉइल पे। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। ये जो सॉइल है ये ब्लैक कलर का होता है और इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कॉटन को उगाने के लिए बहुत आइडियल सॉइल माना जाता है एंड इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। It is believed that climatic condition along with the parent crop material are the important factors. अब इस सॉइल के फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक क्लाइमेटिक कंडीशन है बट द सेकेंड वन इज पेरेंट क्रॉप मटेरियल। अब ये जो रीजन्स कवर करता है वो है द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। This soil is generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather. अब ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल है ये फॉस्फोरिक कंटेंट में काफी पुअर माना जाता है एंड ये डीप क्रैक्स डेवलप कर लेता है हॉट वेदर। अब आते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल पे। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट। रेड सॉइल है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वजह से बनता है एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लो रेनफॉल वाले एरियाज में जो कि ज्यादातर ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू कवर करते हैं। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। ये इन रीजन्स में पाए जाते हैं। These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron. अब इस
लाइन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या है? ड्यू टू द डिफिशन ऑफ आयरन इन अ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। अब जब इसका कलर येलो होता है तो मीन्स वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। अब आते हैं हम लेटेराइट सॉइल पे। लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रेक। अब लेटेराइट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव करा गया है जिसका मतलब होता है ब्रेक। अब ये सॉइल रिजल्ट होता है इंटेंस लीचिंग का। लेटेराइट सॉइल जनरली बहुत डीप में पाया जाता है एंड काफी एसिडिक भी होता है। उसका जनरली पीएच 6 से कम होता है और जनरली प्लांट को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें काफी डेफिशिएंट भी होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सदर्न स्टेट, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। इट इज रिच ह्यूमस but under sparse vegetation and in semi-arid environment. It is generally humus poor. अब ये जनरली ह्यूमस के मामले में पुअर पाया जाता है। After adopting appropriate soil conservation techniques, we can do plantation and cultivation in these areas. The soil is very useful for growing tea and coffee. अब ये जो सॉइल होता है ये टी एंड कॉफी के लिए काफी अच्छा रहता है। Wet laterite soils in Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. तो कैश्यू नट की जब बात करें तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में काफी सुटेबल होता है ये वाला सॉइल। अब आते हैं एराइड सॉइल पे। एराइड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। रेड टू ब्राउन होता है कलर में, सैंडी होता है टेक्सचर में, सेलाइन होता है नेचर में, सॉल्ट कंटेंट भी वेरी हाई होता है एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। आप इससे कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हो। The lower horizons of the soil are occupied by the conker because of the increasing calcium content downwards. अब इसमें जो इसका लोअर हॉरिजन होता है इस सॉइल का वो ज्यादातर कंकर से होता है क्योंकि जैसे जैसे आप सॉइल की डेप्थ में जाते हो आपको कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होता हुआ दिखता है। After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of Western Rajasthan. अब अगर एराइड सॉइल का प्रॉपर कल्टीवेशन करो या प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स यूज करो तो आप इसका यूज कर सकते हो जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में करते हैं। अब आते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल पे। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. अब ये सॉइल कहाँ पाया जाता है? हिली और माउंटेनियस एरिया जहाँ sufficient rain available. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, the soils experience denudation and are acidic with low humus content. जो हिमालयस में स्नो का एरिया होता है, स्नो कवर एरिया होता है, वहां पे ये सॉइल पाया जाता है क्योंकि ये माउंटेनियस सॉइल है, माउंटेन्स में ज्यादा पाया जाता है। तो वहां पे जो सॉइल पाया जाता है वो काफी एसिडिक होता है और उनका ह्यूमस कंटेंट भी काफी लो होता है। अब हम आते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन वाले को। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. सो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसका वॉश डाउन होना, उसका बिखर जाना, बह जाना, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. अभी इसके यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, इनकी वजह से जनरली सॉइल इरोजन होता है। And also, natural forces like wind, glacier, and water lead to soil erosion. The running water cuts through the clay soil and make deep channels as gullies. अब जो रनिंग वाटर होता है वो मिट्टी को दो पार्ट्स में जैसे चैनल्स के पार्ट में बांट देता है तो उन्हें हम गलीज बोलते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। अब बैड लैंड क्या होता है? वो लैंड जो कि अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। अब जो ऐसे लैंड्स होते हैं, बैड लैंड्स होते हैं, वो रेवाइंस कहलाते हैं चंबल रीजन में। अब हम आते हैं इस पार्ट पे। शीट इरोजन क्या होता है? द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इट इज नोन एज शीट इरोजन।
अब शीट इरोजन हम उसको कहते हैं जो सॉइल का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो वॉश अवे हो जाता है, तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है विंड इरोजन क्या होता है। जो इरोजन विंड की वजह से होता है, जो कि लैंड का जो ऊपर का लूज सॉइल होता है वो वॉश अवे हो जाता है, तो उसे हम विंड इरोजन बोलते हैं। अब कॉन्टोर फ्लोइंग क्या होता है। फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस टू डिक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अब वाटर के फ्लो को कम करने के लिए जो हम कॉन्टोर लाइंस क्रिएट करते हैं उन्हें हम कॉन्टोर फ्लोइंग कहते हैं। अब इसके कुछ जो रीजंस है जिससे ये सॉइल इरोजन बच सकता है, जैसे कि टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बिल्डिंग। तो जानते हैं कि टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है। टेरेस कल्टीवेशन मीन्स टेरेस पे कल्टीवेशन करना। And strip cropping means large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. Like grass की जो strips होती है वो crops के बीच में strip formation में लगाना, उसे हम strip cropping बोलते हैं. And planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Like trees को plant करना in a horizontal way or vertical way, like in a line manner. जैसे कि एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड हो प्लांट्स क्रॉप्स को, तो रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर पेड़्स। दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू।